Hello students, welcome back to your online video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन चैप्टर, है ना। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। आज हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है बच्चों? देखो, सबसे पहला चीज इंडाइजेशन। ओके, तो बच्चों हमारे स्टमक में, ओके, इन आवर स्टमक, और आवर स्टमक produces hydrochloric acid. Our stomach produces hydrochloric acids, and this hydrochloric acids helps in digestion of food. Helps in digestion of food. Okay. तो हमारे स्टमक में बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बट अगर सपोज कर लो इफ ड्यू टू एनी रीजन, इफ the production of this acid is increased, ओके, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अगर उसका मात्रा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारे स्टमक में, तो इट विल cause acidity or indigestion। ठीक है, तो हमें एसिडिटी हो सकता है बच्चों, और इंडाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हमारे स्टमक में एसिड का मात्रा बढ़ गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो डाइजेशन भी नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक लेवल है ना, एक मैक्सिमम लेवल तक वो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो हानिकारक है ना। तो अगर सपोज कर लो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है उसका मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो गया, है ना, या फिर हमें उसी कारण से इंडाइजेशन, यानी कि जो मतलब फूड है वो डाइजेस्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसे ठीक कैसे करेंगे बच्चों ना, एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेडिसिन, जिसे हम लोग कॉमनली कहते हैं एंटासिड, है ना, जिसे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड खाने के बाद, जैसे आपने नाम सुना होगा, दैट इज जेलासिल, है ना, उसके बाद सुक्राल, ओके, ये सब नाम आप लोग अगर सुने हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब एंटासिड्स हम लोग खाते हैं। जब हम लोग खाते हैं तो एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ना। एंटासिड्स के एग्जाम्पल्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, है ना, ये एक हो गया बच्चों, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा।
NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं बच्चों। इसे थोड़ा सा खा लेने से वो क्या करेगा ना, एसिडिटी को कम कर देगा और डाइजेशन का प्रोसेस ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। ओके, तो हमारे स्टमक में अगर इंडाइजेशन हुआ, एसिड बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? एंटासिड खाएंगे। एंटासिड के एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, और सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, विच इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। अच्छा, अगर सपोज ये तो हो गया इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, है ना। उसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट है ना। अच्छा, देखो बच्चों, जो ज़्यादातर क्रॉप्स हैं, है ना, वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, ग्रोज वेल इन न्यूट्रल सॉइल। ओके, न्यूट्रल सॉइल। तो जो क्रॉप्स हैं, राइस का हो या फिर वीट का हो, है ना, ये सब कैसे मिट्टी में अच्छे तरीके से बड़े होंगे, है ना, उनका ग्रोथ अच्छा किस में होगा ना, न्यूट्रल सॉइल में। कैसे सॉइल में? न्यूट्रल सॉइल में। ओके, अच्छा, लेकिन सॉइल हमेशा न्यूट्रल होता नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कोई एक रीजन है ना, जिस रीजन में ज़मीन के अंदर से सपोज कर लो लाइमस्टोन निकल रहा है। ठीक है, लाइमस्टोन मतलब बच्चों उसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस रीजन का जो सॉइल है वो बेसिक होगा, या फिर अल्कलाइन उसे कह सकते हैं। ठीक है, उस जगह का जो सॉइल है वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो बेसिक होगा या फिर अल्कलाइन होगा। ओके, अच्छा, और कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं बच्चों, कुछ जगह ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सैंडस्टोन, ओके, जहाँ पर मिट्टी में सैंडस्टोन पाया जाता है, या फिर क्ले, ठीक है, या फिर पीट, ओके, ये सब पाया जाता है। ऐसे रीजन का जो सॉइल है, वो जनरली एसिडिक होता है, न्यूट्रल नहीं होता, है ना। तो या तो सॉइल बेसिक या अल्कलाइन पाया जाता है या फिर एसिडिक पाया जाता है, तो उसे न्यूट्रल कैसे करेंगे? बिकॉज न्यूट्रल होगा तो क्रॉप उसमें अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग उसमें ऐड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। ओके, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और सॉइल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। तो एडिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू एसिडिक सॉइल, adding of calcium hydroxide to acidic soil in order to neutralize it is called liming of soil। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा लाइमिंग ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, तो तुम बोलोगे एडिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू एसिडिक सॉइल इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इट इज कॉल्ड लाइमिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और क्या कर सकते हैं बच्चों? सिर्फ हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, बल्कि हम लोग
पाउडर्ड चॉक भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमारा सॉइल एसिडिक है, अगर हमारा सॉइल कैसा है, एसिडिक है, ठीक है, और हमें उसे न्यूट्रल बनाना है, न्यूट्रल सॉइल बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, एसिडिक सॉइल में या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है बच्चों तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चॉक कहते हैं या फिर लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है, चॉक या फिर लाइमस्टोन। ओके, अच्छा, तो ये हो गया कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। The activity series of metals. ओके, तो मेटल्स देखो, सारे मेटल्स एक जैसे तो नहीं होते, कोई ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है ना। तो हम लोग एक सीरीज बनाए हैं बच्चों, जिसमें हम लोग मेटल्स को अरेंज किए हैं उनके रिएक्टिवनेस के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है क्या ना, ए लिस्ट with metals arranged in order of, a list with metals arranged in order of their decreasing reactivity, okay, is known as reactivity or activity series of metals, है ना। तो एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम लोग मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करेंगे, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसे सबसे ऊपर लिखेंगे, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी घटेगा हम लोग उनको नीचे लिखते हुए चले जाएंगे। तो ऐसे सीरीज़ को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं ना, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ और मेटल एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। तो देखो क्या है मेटल एक्टिविटी सीरीज, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है मेटल एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, सबसे टॉप पोजीशन पर आता है बच्चों पोटेशियम, दैट इज सिंबल इज के। उसके बाद आता है सोडियम, द सिंबल इज Na। उसके बाद आता है बच्चों कैल्शियम, द सिंबल इज Ca। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, सिंबल इज Mg। उसके बाद एल्यूमिनियम, सिंबल इज Al। उसके बाद आता है बच्चों जिंक, द सिंबल इज Zn। उसके नीचे कौन है ना, आयरन, जिसका सिंबल है Fe, ठीक है। उसके नीचे कौन है ना, निकल, सिंबल है Ni। उसके नीचे कौन है, टिन, दैट इज Sn, ओके। उसके बाद लेड, दैट इज Pb, ओके। उसके नीचे हाइड्रोजन, दैट इज H, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम है कैल्शियम, फिर उससे कम है मैग्नीशियम, उससे कम है एल्यूमिनियम, उससे कम, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है ना। सबसे टॉप में जो है ये
मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, हालांकि बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज खत्म नहीं होता। हाइड्रोजन के नीचे अब जगह नहीं है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के नीचे कौन है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के नीचे बच्चों कॉपर है, दैट इज Cu। उसके नीचे कौन है ना, मर्क्यूरी, दैट इज Hg। उसके नीचे कौन है ना, सिल्वर, दैट इज Ag। उसके नीचे कौन है ना, गोल्ड, दैट इज Au। उसके नीचे कौन है ना, प्लैटिनम, दैट इज Pt। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट मेटल एक्टिविटी सीरीज हो गया। प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम कौन है, सोडियम, उससे कम कौन, कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, अच्छा, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का बड़ा ही अगर ये सीरीज हमें याद रह जाएगा तो हम लोग बड़े आसानी के साथ हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कि सपोज कर लो, ये चीज़ हम मिटा रहे हैं, जैसे सपोज कर लो हमें दिया गया एक रिएक्शन, दैट इज Cu प्लस AgNO3। क्या ये रिएक्शन होगा, तो देखते हैं ना। कॉपर कहाँ है, देखो यहाँ पर। सिल्वर कहाँ है, देखो यहाँ पर। ऑब्वियसली कॉपर ऊपर है, यानी कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर एंड प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CuNO3 होल 2 प्लस Ag, 2Ag। ओके, यहाँ पर 2AgNO3 करना पड़ेगा। ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा सकता है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे जिंक का रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ, ठीक है, जिंक का रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ। अब देखो जिंक का पोजीशन कहाँ है, दिस इज जिंक। लेड का पोजीशन कहाँ है, दिस इज लेड। तो जिंक ऊपर है यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव, तो जिंक क्या करेगा, लेड को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnNO3 होल 2 प्लस लेड जो है वो निकल जाएगा, दैट इज Pb। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन होगा बच्चों। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को होगा या नहीं होगा उसे जानने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज बहुत हेल्प करता है। जैसे सपोज कर लो हम आपसे बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन हम लिखते हैं, सपोज कर लो Fe प्लस ZnSO4, ये रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, है ना। पहले तो आप देखो आयरन का पोजीशन कहाँ है, दिस इज आयरन। जिंक कहाँ है, जिंक उसके ऊपर है, तो आयरन कम रिएक्टिव हो गया क्योंकि आयरन नीचे है, तो आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, दैट मीन्स नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ओके, तो ये मेटल एक्टिविटी सीरीज का अगर नॉलेज हो हमारे पास तो हम बड़े आसानी से बच्चों क्या कर सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पहचान सकते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पहचान सकते हैं। दैट इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, अच्छा, उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों ना, दोज केमिकल reactions which takes place with the evolution of heat energy are known as
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दोज केमिकल रिएक्शंस जहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, जब हम लोग बच्चों क्विकलाइन यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब हीट प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बनता है क्या ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, हीट, ठीक है। साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। तो इस रिएक्शन में, अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नाम क्या है, क्विक लाइन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम क्या है, स्लेकेड लाइन। तो कॉमन नाम याद रख सकते हो, है ना। तो जब भी क्विक लाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो स्लेकेड लाइन फॉर्मेशन होता है प्लस हीट, प्लस क्या फॉर्मेशन होता है, हीट। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स ये कैसा रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद और एग्जांपल, कोई भी एसिड और बेस का रिएक्शन, एसिड एंड बेसिस रिएक्शंस, मतलब के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कैसा होता है ना, एक्सोथर्मिक होता है। जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए जो कि एक बेस है, उसे रिएक्ट करा दिए सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बन गया सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। सो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हीट इज प्रोड्यूस्ड, है ना। साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, हीट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये बच्चों कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या प्रोड्यूस होता हो ना, हीट प्रोड्यूस होता हो, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक जस्ट इसका ऑपोजिट, ओके। दूसरा जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज एंडोथर्मिक, ओके। तो यहां देखो, एंडोथर्मिक reactions. Now those chemical reactions which takes place with the absorption of heat energy, are known as endothermic reactions, ओके। तो यहाँ जो भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे ना, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे कि सपोज कर लो द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोक्साइड, ओके। इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए बच्चों हमें 3000 डिग्री सेल्सियस का हीट देना पड़ता है, प्रोड्यूस नहीं होता, हमें देना पड़ता है। हम हीट देंगे, वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे, फिर रिएक्शन होगा, है ना। तो दिस इज नाइट्रोजन मोनोक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसे कहते हैं, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं बच्चों तो हमें हीट देना पड़ता है, 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, तब जाकर के रिएक्शन होता है और ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये रिएक्शन कब हुआ, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो ये कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल,
जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम डिकम्पोज करना चाहते हैं तो हमें लगभग बच्चों 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होगा, है ना। सो द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओके टेक्स प्लेस एट ए टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस। तो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, तब जा करके वो ब्रेक हो रहा है, तब जा करके वो टूट रहा है, तब जा करके वो डिकम्पोज हो रहा है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नाम क्या है बच्चों, अभी बताए थे, क्विक लाइम, है ना, क्विक लाइम। ओके, तो ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, उसी तरीके से और एक एग्जाम्पल है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ ammonium chloride in water. Okay, dissolution of ammonium chloride in water. ठीक है, एमोनियम क्लोराइड जब वाटर में डिजॉल्व होता है बच्चों तो टेम्परेचर घट जाता है, ठंडा हो जाता है ना। तो देखो रिएक्शन क्या होता है, दैट इज एमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एंड टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हीट, है ना, वहाँ पे प्लस हीट, यहाँ पर माइनस हीट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों किसके ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, है ना। तो आज के बच्चों वीडियो क्लास में बस इतना ही। ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है। जो भी डाउट निकल कर आता है उसे विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो उस चीज़ को जल्द से जल्द क्लियर कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।